गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो और वीडियो सही है सबका? ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में किसी को कोई डाउट है? मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 to 5। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किसी क्वेश्चन में डाउट? अप टू 5 तक ही मिला था। महक चौधरी क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 भी कर लेते हैं। अप टू 5 में किसी को कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है, 6 देख लो। 6 में किसी ने आगे ट्राई किया है? ठीक है, आप लोग आगे ट्राई करने के लिए ओपन हो, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ उतना तक ही करना है। बस टाइम देखो कि अगर आपके पास टाइम है करने का तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन आपको साथ साथ बाकी सब्जेक्ट भी साथ में लेके चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ B देन शो दैट A इक्वल टू B। ठीक है, महक एक बार क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले एग्जाम्पल में देखो क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखना, ये एग्जैक्टली इसी से रिलेटेड है। ठीक है, एग्जाम्पल 31 पेज नंबर 25। ठीक है, तो एक बार आप ये क्वेश्चन देखना और उसके बाद फिर से क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करना। ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। 1 to 5 करने के लिए मिला था, तो अभी हम लोग 5 ही कर रहे हैं। 6 का जो प्रोसेस है वो यहां पे आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई करना, फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हम उसको डिस्कशन कर लेंगे। प्रैक्टिस शीट में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 एंड 23। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है सबके। और किसी क्वेश्चन में डाउट? अप टू 23 तक। अप टू 23 तक किसी का और कोई डाउट है? नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्लास में ये बताया था आपको प्रॉपर्टी यूज करके करना है। a माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। देखो a माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 यही है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले प्रॉपर्टी एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी से ही करना है। तो a माइनस, पहले अंदर वाले को ब्रेक करो। a माइनस बी को हम क्या लिख पाएंगे? a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। यहां तक सबको क्लियर है? मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो a फिर से एक और माइनस है। अगर हम इस सेट को एक अदर सेट d मान लेते हैं, ठीक है, तो a माइनस डी को हम क्या लिख पाते? a इंटरसेक्शन d कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? सेम चीज मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। देखो, तो जो हमारे पास ये टर्म है इसको मैं लिख रहा हूं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। सेम चीज इसको मैंने d एज्यूम कर लिया और इसको ये लिखा। ठीक है, अब देखो a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ये जो होल कॉम्प्लीमेंट है इसमें हम क्या लिख पाएंगे? इस वाले पार्ट को देखो, लास्ट क्लास में मैंने जब प्रॉपर्टी लिखवाई थी आपको तो वहां पे मैंने ये चीज बताया था कि इंटरसेक्शन है अंदर में, उसका कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए बोल रहा है, तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? डी मोवियस थ्योरम, याद है? और यहां पे जब यूज करोगे तो इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूनियन में, और इंडिविजुअल सब पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, और ये चीज क्या बन जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। यहां तक क्लियर है सबको? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, है ना? और अब देखो, यहां से हम क्या करेंगे? यहां से फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद होगा आपको, इंटरसेक्शन यूनियन है तो हम इसको इस पॉइंट से ब्रेक कर सकते हैं, है कि नहीं? तो देखो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहां तक किसी को डाउट? सुब्रजीत, सौमिक, समझ में आ रहा है?
ठीक है। और देखो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 5 यूनियन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, और ये वैल्यू किसके इक्वल है। बस प्रॉपर्टी यूज करना और इसमें कुछ है ही नहीं। प्रॉपर्टी से तो चीजों को प्रूव करना और इजी है कि नहीं, सब कुछ हमारा किया हुआ है। तो कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है जो आपको नहीं पता है। बस अगर इंटरसेक्शन में कॉम्प्लीमेंट रहे तो डी मोवियर्स पे जाना है, यूनियन में कॉम्प्लीमेंट रहे तो फिर वहां जाना है ना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम वैसा ही क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 20 में सेम है। अब कर पाओगे 20 सुब्रजीत कर पाओगे 20? अगर कहीं पे आपको लगे कि जैसे देखो 20 में क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस है, राइट हैंड साइड में भी माइनस है, तो आप क्या करो, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, थोड़ा सा राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, ठीक है, और दोनों को थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लेके आओ तो दिख जाएगा कि वो क्या होगा। ट्राई करोगे फिर से? ओके ठीक है, गुड, है ना। तो कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो सॉल्यूशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन चीज है कि वो चीज आपको खुद से सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक ना। तो इसलिए मैं कुछ हिंट दे देता हूं ताकि आप उसको फिर से सोचो और खुद से आंसर प्रिपेयर करो, ठीक ना, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद से लिखना है, कोई आपके बदले लिख के नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको हर एक चीज क्लियर होना चाहिए। महक समझ में आ रहा है? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप फिर से एक बार ट्राई करना, फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको फिर से नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अप टू 23 तक, 90 to 23 किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ट्राई करो, फिर से नहीं होगा फिर से हम लोग डिस्कशन करेंगे। जब तक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे मेथड से कर सकते हैं क्या? दूसरे मेथड से कर सकते हैं या नहीं ये आपको सोचना है, ठीक है। ऑप्शन मैंने आपको सारे बता दिए हैं, आपके पास सारे ऑप्शन है। आप देखो कि किस मेथड से आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो, ठीक है। हमारा एम अब ये नहीं है कि हम एक क्वेश्चन को कितने सारे मेथड से करें, ठीक है, लेकिन मैं आपको सारे मेथड बता रहा हूं, हर एक मेथड से कैसे सॉल्व करना है सबका मैंने आइडिया दे दिया है। अब हर एक क्वेश्चन के लिए मैं हर एक मेथड से सॉल्व करके नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। तो हमें यह देखना है कि एग्जाम में जब आप जाओगे तो आपको सारा मेथड तो वहां पे अप्लाई करना नहीं है ना। उस टाइम पे आपको जो मेथड स्ट्राइक करता है आप उस प्रोसेस से अप्रोच करो, ठीक ना। जब भी आप कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हो तो उस क्वेश्चन को करते टाइम देखो कि आपके माइंड में पहला थॉट क्या आता है कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से कम एटलीस्ट स्टार्ट करो। एक बार स्टार्ट करोगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो। क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो फिर हम दूसरे डायरेक्शन से सोचने का ट्राई करेंगे। क्लियर है ना। तो ऑप्शन आपके पास सब कुछ ओपन है, बस आपको देखना यह है कि हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और उसमें हमें क्या क्या चीजें सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। तो आपको मेथड सब बता दिया गया है, आप ट्राई करो। अगर दूसरे मेथड से आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है तो वो बेटर है हमारे लिए, है ना। तो एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अभी जब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे इस चैप्टर में नहीं, आगे के कुछ चैप्टर्स में, तो वहां पे आप देखोगे कि जो बुक के पीछे में आंसर दिया हुआ है वो आंसर और आपका आंसर डिफरेंट है, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो पीछे के आंसर से हम लोग डिफरेंट आंसर कर रहे थे, लेकिन वो भी सही है कि नहीं। तो अब हमें डिपेंडेंट दूसरे पे नहीं रहना, खुद पे डिपेंडेंट होना है कि हम इस चीज को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से ट्राई करो, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, नहीं होता है तो फिर बताओ कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक है। अप टू 22 किया था क्या? 22 का किसी का क्या आंसर आ रहा है, कोई बता सकता है? 22 का किसी का आंसर कुछ आ रहा है क्या? टी एक सेट दिया हुआ है जिसमें कुछ इक्वेशंस हैं, है ना। इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। किसी ने सॉल्व किया था 22 का आंसर किसी के पास है क्या? किसी ने सॉल्व किया हो? 22 किसी का आंसर है क्या किसी के पास? आंसर 10 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, या आंसर बता रहे हो? उपासना, सुब्रजीत 0, 10, बाकी लोग क्या आ रहा है?
नॉट एम्प्टी सेट। एक बार चेक करना क्वेश्चन नंबर 22, थोड़ा सा सही तरीके से एक बार इक्वेशन सॉल्व करना, और नेक्स्ट क्लास में मुझे ये बताना कि इसमें x की कितनी वैल्यू आ रही है ना, इसको सॉल्व करने पे x का आंसर क्या आ रहा है ना। तो एक बार आप मुझे नेक्स्ट क्लास में ट्राई करना फिर से, ठीक है। t इक्वल टू 10 आ रहा है, एक ही सोल्यूशन आ रहा है या दो सोल्यूशन आएगा, चेक करना एक बार, ठीक है। ट्राई करना फिर से, अभी डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो 23 तक ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है, जिसका कुछ गलत हुआ है फिर से एक बार ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 28 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो 24 से 28 4 क्वेश्चन है, हर एक पार्ट में कौन कौन से किस किस टाइप का सेट्स में कुछ कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, आपको मेथड मैंने बताया था कि कैसे सॉल्व करना है, उससे ट्राई करना एक बार, फिर देखते हैं कि उसमें कुछ डाउट होता है तो फिर हम उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपका होमवर्क है प्रैक्टिस शीट कंप्लीट, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लेना, कुछ भी नहीं है इसमें, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में जितना कुछ था हमने ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया। इसके अलावा भी अगर कुछ चीजें छूट गई होगी तो वो चीज असाइनमेंट के थ्रू ऑटोमेटिकली निकल के सामने आएगा, ठीक है। तो असाइनमेंट हमें इसलिए करना जरूरी है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं कि आपको वो चीज दिखे कि फाइनली हमारा आंसर जो है वो मैच करना चाहिए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट होता है, कुछ आता है, तो उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जो है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन, तो नेक्स्ट पार्ट लिख लो रिलेशन एंड फंक्शन, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या है। ये बस प्रीवियस चैप्टर का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है, ठीक है। तो जिन लोगों ने, जो कुछ लोग अभी नए ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, वो लोग एक बार पीछे वाला लेक्चर्स जल्दी से कंप्लीट करो, तो यहां पे आपको आगे में और बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने जब सेट्स पढ़ा था, ठीक है, आपको याद होगा कि सेट्स में हमने ऑपरेशंस भी डिफाइन किए थे, ठीक है। और पर्टिकुलरली जो ऑपरेशंस हमने डिफाइन किया था वो यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना, सब्ट्रैक्शन और कॉम्प्लीमेंट टाइप का था, याद होगा आपको। अगर इसको डिजिट से कंपेयर करोगे तो ये हमें क्या देता था, एडिशन की तरह काम होता था, और सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन है ही, ठीक है। तो डिजिट्स के टर्म में सोचो, डिजिट्स में हमारे पास इंटरसेक्शन नहीं था, कॉम्प्लीमेंट नहीं था, है ना, ये चीज सेट्स के लिए पर्टिकुलरली डिफाइन होता है। लेकिन जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था पहले, वहां पे हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हमने डिफाइन किए थे, याद होगा आपको, ठीक है। तो हमने एक सेट करके एक नया हमने अपना सिस्टम डिफाइन किया है, ठीक है। स्टार्टिंग से हम लोग किस सिस्टम पे काम करते आ रहे थे अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम पे काम कर रहे थे, और यही जो है काफी फेमस है ना। हर जगह पे हम लोग नंबर सिस्टम के बेसिस पे ही सारा कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन अब जो हमने डिफाइन किया वो सेट्स का एक सिस्टम डिफाइन किया, और सेट्स के सिस्टम में जितने ऑपरेशंस थे वो सब ऑपरेशंस हमने देखे। इसको अगर नंबर सिस्टम से रिलेट करोगे तो नंबर सिस्टम के 2 ऑपरेशन यहां पे हमने चेक किया था कि ये 2 ऑपरेशन टाइप का यहां पे कुछ हो रहा है कि नहीं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टाइप का हमने कभी चेक नहीं किया, ठीक है। इसके आगे भी हम अगर कॉम्प्लेक्स का एक सिस्टम डिफाइन करते हैं तो वहां पे भी जो ऑपरेशंस हमने पहले पढ़े हुए हैं यही सारे ऑपरेशंस हम चेक करेंगे कि वहां पे वैलिड है या नहीं। जब हम वेक्टर का एक सिस्टम डिफाइन करेंगे तो वेक्टर में भी चेक करेंगे कि क्या ये 4 ऑपरेशन वैलिड है या नहीं है ना। इसके अलावा कोई ऑपरेशन वैलिड है तो हम उसको इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन पहली चीज कि ये 4 चीज हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हम बचपन से यही पढ़ते हुए हैं, ठीक है। तो सेट्स में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन नहीं देखा था, ठीक है। तो अब यहां पे हम सेट्स में मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन करते हैं, है ना। और यहां पे हम मल्टीप्लिकेशन को एक्चुअली डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन नहीं बोल पाते हैं, क्यों, क्योंकि ये नंबर्स नहीं है, सेट्स है, ठीक है। तो यहां पे हम इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। तो इसका काम क्या है,
कि जैसे हम नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सेम टाइप से ये भी एक टाइप का ऑपरेशन है ना, जो हमें ये फैसिलिटी देता है कि आप दो सेट्स के बीच में भी प्रोडक्ट टाइप से कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट टाइप से करने का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास दो सेट है, ए में मान लो हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, तीन एलिमेंट्स a, b, c, और b में हमने एलिमेंट ले लिए 1, 2, 3। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का आइडिया कहां से आया, आप इस तरीके से सोचो कि मान लो कि हमारे पास कुछ ड्रेसेस हैं। ठीक है, हमारे पास तीन टाइप्स के पैंट्स हैं, है ना, और तीन टाइप्स के हमारे पास शर्ट भी हैं। ठीक है, ये हमारे पास पैंट्स का कलेक्शन है और ये हमारे पास शर्ट का कलेक्शन है। ठीक है, अब अगर हमें किसी पर्टिकुलर डे में कोई एक ड्रेस पहनना है, ठीक है, पैंट और शर्ट को कंबाइन करके हमें एक ड्रेस क्रिएट करना है, और जैसे कुछ लोग ऑफिस जाते हैं तो पर्टिकुलरली उनका एक ड्रेस कोड होता है ना, तो इस टाइप से मान लो कि उनके पास तीन सेट है इस टाइप से, जिसमें उसके पास तीन पैंट है डिफरेंट टाइप्स के और तीन शर्ट है डिफरेंट टाइप्स के। अब अगर उसे कहीं ऑफिस जाना है तो वो कितने टाइप से अपना कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकता है कि नहीं, वो ए पैंट्स के साथ डी वाला शर्ट भी पहन सकता है, ई वाला शर्ट भी पहन सकता है, एफ वाला शर्ट भी पहन सकता है ना। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ए किसके साथ कंबाइन होगा, डी के साथ, है ना, तो ए और डी का एक क्या बनेगा, एक ग्रुप बनेगा। ठीक है, वैसे ही ए का ई के साथ भी ग्रुप पॉसिबल है, ए का एफ के साथ भी ग्रुप पॉसिबल है ना, वैसे ही बी के साथ भी आप तीन तीन करके फिर से बना सकते हो, है ना, और सी के साथ भी आप तीन तीन करके बना सकते हो, है ना। तो देखो यहां पे जो इस टाइप का रिलेशन बन रहा है, इस टाइप का रिलेशन हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, तो ये जो एक टाइप का ये ऐसा कुछ बन रहा है, ये अपने आप में क्या है, एक एलिमेंट है कि नहीं। जो हमारा ड्रेस कोड है, ये ड्रेस कोड का क्या है, एक्चुअली में एक एलिमेंट है, यानी अगर आपको ड्रेस पहनना है तो ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो, या ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो, या ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो, या जितने हमारे पास अवेलेबल है इन अवेलेबल में से कोई सा भी आप एक कॉम्बिनेशन ट्राई करके देख सकते हो, है कि नहीं। तो यही चीजें, यही आइडिया हमें यहां पे इसके टर्म्स में मिलता है, प्रोडक्ट के टर्म्स में, है ना। तो अगर हम दो सेट्स को प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसी आइडिया को लेके प्रोडक्ट को यहां पे डिफाइन किया गया, है ना। तो प्रोडक्ट डिफाइन करने का मतलब क्या है और कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो यहां पे हमने जो सिंबल क्रॉस यहां पे यूज किया था, है ना, सेम सिंबल हम यहां पे भी यूज कर रहे हैं। तो इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी टाइप से इसको हम पढ़ते हैं। और जब हम ए क्रॉस बी टाइप का हम पढ़ेंगे तो आप इस सेट ए और सेट बी को इस टाइप से आप एज्यूम कर सकते हो कि हमारे पास दो सेट हैं ए और बी का, और एक में हमारे पास पैंट्स है और एक में शर्ट है, और हमें इन दोनों को कंबाइन करके कुछ कलेक्शन बनाना है। तो कैसा कलेक्शन हो सकता है, ठीक है, तो उसी चीज को यहां पे प्रोडक्ट के फॉर्मेट में बताया गया कि प्रोडक्ट में वो क्या कर रहा है, ए क्रॉस बी कर रहा है। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया कि वो सेट ए का एक एलिमेंट लेगा और सेट बी के दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या करेगा, उसको एक एक ग्रुप फॉर्म करता जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखो ए क्रॉस बी है तो हम यहां पे पहले कौन सा एलिमेंट चूज कर रहे हैं, सेट ए का, है ना, जो पहला क्रॉस होगा उस क्रॉस के एलिमेंट के पहले एलिमेंट को आपको चूज करना है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट ए है तो हमने ए एलिमेंट लिख लिया। अब ए एलिमेंट का किसके साथ साथ ग्रुप बन सकता है, तो ए का 1 के साथ बन सकता है, तो हम a, 1 लिखेंगे और इसको एक ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में हम बंद कर देते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि ये एक अब एक कंप्लीट एलिमेंट बन चुका है कि नहीं। अगर हमें ड्रेस कोड डिफाइन करना है तो ड्रेस कोड के लिए ये एक कंप्लीट एलिमेंट है, हम किसी इसको ड्रेस कोड नहीं बोल सकते हैं, है ना। इंडिविजुअली आप एक शर्ट या एक पैंट को ड्रेस कोड नहीं बोलेंगे, है कि नहीं। हमें अगर ड्रेस कोड डिफाइन करना है तो शर्ट और पैंट का एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसी कलेक्शन को ये शो कर रहा है ये स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो 1 ए। दूसरा क्या पॉसिबल है, 1 को हम 2 के साथ कंबाइन कर सकते हैं, 1 को 3 एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो पहला एलिमेंट सबके साथ पॉसिबल हो गया। दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, फिर से वही b,1 b,2 और b,3। ठीक है, और c,1 c,2 और c,3। ठीक है,
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो अपने आप में क्या बनेगा, एक ये भी अपने आप में एक सेट है। तो जब भी आप सेट लिखते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट यूज किया ये शो करने के लिए कि ये एक सेट है, ठीक है। और इस सेट में एलिमेंट्स क्या है, ये कंप्लीट जितने हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, है ना, ये स्मॉल ब्रैकेट्स इसके लिए क्या है, एक सेट बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप ए क्रॉस बी का डेफिनेशन लिखोगे, मैथमेटिकल डेफिनेशन, तो ए क्रॉस बी का मैथमेटिकल डेफिनेशन किस टाइप से होगा, मैथमेटिकल डेफिनेशन जब आप डिफाइन करोगे तो देखो ये एक क्या बन रहा है, इस टाइप से पेयर बन रहा है ना, दो एलिमेंट है, एक सेट ए का एलिमेंट है, एक सेट बी का एलिमेंट है, ठीक है। तो यहां पे हम ए क्रॉस बी को कैसे लिखेंगे, एक पेयर से बनाना पड़ेगा, है ना। तो देखो हमारा जो भी एलिमेंट है वो इसी फॉर्मेट का है। याद होगा आपको कि अगर हम सेट ए के एलिमेंट को शो करते थे तो कैसे शो करते थे, एक्स सच दैट, और यहां पे एक्स की कुछ प्रॉपर्टीज लिखते थे, है ना। सेम चीज हम यहां पे अब इस दो कंप्लीट सेट के लिए, इस कंप्लीट ग्रुप के लिए लिख रहे हैं। तो यहां पे ग्रुप को डिफाइन कर ले, क्योंकि यहां पे देखो क्रॉस डिफाइन हुआ है, क्रॉस मतलब दो सेट आपस में कंबाइन हो रहा है ना। तो दो सेट अगर आपस में कंबाइन होगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। दो सेट अगर आपस में कंबाइन होगा तो मैथमेटिकली अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो x कॉमा वाई, है ना, x कॉमा वाई, और x कॉमा वाई सच दैट जो ये x है ये किसको बिलोंग करना चाहिए, सेट ए को बिलोंग करना चाहिए, है ना। ये किसको बिलोंग करना चाहिए, सेट ए को बिलोंग करना चाहिए। ये किसको बिलोंग करना चाहिए, सेट ए को बिलोंग करना चाहिए, है ना। यहां पे देखो इसको मैं फर्स्ट एलिमेंट बोल रहा हूं, है ना, इस पर्टिकुलर पार्ट का ये पहला पार्ट है ना। तो जो आप पहले लिखोगे वो ए क्रॉस बी के पहले एलिमेंट से आएगा, ठीक है। तो x बिलोंग टू ए, एंड जो सेकेंड एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा, y बिलोंग टू b, ठीक है। तो ये हमारा a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन है, ठीक है। इतना आप लोग लिख लो, फिर हम लोग इसको आगे डिफाइन करते हैं और अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जब भी हमें सेट डिफाइन करना हो, है ना, लिख लो, अगर डेफिनेशन लिखना है वर्ड्स में तो डेफिनेशन लिख लो, गिवन टू सेट, है ना। और अगर हम टू सेट की बात कर रहे हैं तो कौन सा सेट लेंगे हम, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट किसको बोलेंगे, जो एम्प्टी नहीं हो, है ना। तो टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross B is, Cartesian product A cross B is set of all ordered pair, ठीक है। यहां पे एक नया वर्ड आ रहा है, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। क्या मतलब होता है अभी हम देखते हैं, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। और इसी को अगर हम डेफिनेशन के मैथमेटिकल डेफिनेशन में लिखे तो सेम यही चीज, x कॉमा वाई सच दैट x बिलोंग टू ए एंड y बिलोंग टू b, ठीक है। यहां तक डेफिनेशन सबको समझ में आ गया, ठीक है। इस वाले में एक नया जो वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, वो नया वर्ड ये है, ये ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर हम किसको बोलते हैं, जहां पे ऑर्डर क्या करता है, मैटर करता है, ठीक है। तो लिख लो, ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलेंगे हम, ऑर्डर्ड पेयर हम किसको बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर, पेयर ऑफ एलिमेंट्स
पेयर ऑफ एलिमेंट्स वेयर ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट order of the element order of the element order of the element is considered order of the element is considered मतलब क्या हो गया कि अगर हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ऑर्डर मतलब यहां पे हमें ऑर्डर को कंसीडर करना है। जैसे आपको याद हो कि जब हमने सेट ए डिफाइन किया था और वहां पे जब हम एलिमेंट्स को लिख रहे थे 1 2 3 4 5 तो मैंने ये बताया था कि आप इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना। आप इसी सेट को इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहां पे देखो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है ना। वहां पे मैंने पॉइंट्स बना के भी आपको लिखवाया था, ठीक है ना। वहां पे मैंने पॉइंट्स बना के भी आपको लिखवाया था कि ये यहां पे सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहां पे क्या होगा कि ऑर्डर को हमें ध्यान रखना है। तो यहां पे देखो जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला वो क्या है, x, y फॉर्मेट का है, ठीक है। तो यहां पे x, y इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा लैग करके देखो, सही चल रहा है इधर, ठीक है। अगर हम x बोले तो ये हमेशा क्या है, एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट, ठीक है, एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट, ठीक है। और ये y क्या है, एलिमेंट फ्रॉम सेकेंड सेट, ठीक है। तो यहां पे अगर हमें, जैसे अभी हमने ऊपर में ये कैलकुलेट किया, जैसे हमने यहां पे सेट लिखा a क्रॉस b, यहां पे हमने डिफाइन किया था, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसको लिख देता हूं, यहां पे एक बार आप फिर से लिख लो और यहां पे हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जैसे हमें सेट a दिया हुआ है a b c, ठीक है, और सेट b हमने लिया 1 2 3, ठीक है। अब देखो मैं a क्रॉस b लिख रहा हूं, a क्रॉस b सब लोग फिर से लिख लो, a क्रॉस b सब लोग फिर से लिख लो कॉपी में, a, 1 a, 2 a, 3 b, 1 b, 2 b, 3 c, 1, है ना। ब्रैकेट के अंदर हमें कॉमा से सेपरेट करना है, c, 2 और c, 3, ठीक है। अब देखो यहां पे कुछ चीजें हैं जो हमें यहां पे ध्यान देना है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये हो गया कि 1 a, 1 अगर कोई लिख रहा है और किसी ने 1 a लिखा, ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। ये दोनों क्या है, टू डिफरेंट थिंग है, ये दोनों क्या है, टू डिफरेंट थिंग, ये दोनों चीजें अलग अलग बातें हैं, ठीक है, टू डिफरेंट थिंग और नॉट दी सेम, ठीक है। तो पहली चीज ऑर्डर का मतलब ये होता है ना। अगर आप a, 1 लिख रहे हो तो a, 1 का मतलब यही होता है। जैसे आपको कोऑर्डिनेट्स में याद हो, आपने 10th में एक्स वाई प्लेन में पॉइंट्स को प्लॉट किया होगा, याद होगा आपको, है ना। आप इसको उस चीज से रिलेट करके देखो कि जैसे हम किसी पॉइंट पे 1, 1 डिफाइन करते हैं, ठीक है। मान लो यहां पे ये तो 1, 1 में कोई दिक्कत नहीं, मान लो ये 2, 1 है, ठीक है। तो किसी ने पॉइंट को P पॉइंट को 2, 1 बोला और किसी ने 1, 2 बोला, तो क्या ये दोनों चीजें सेम पॉइंट को डिनोट कर रहा है? ये दोनों क्या है, अलग अलग पॉइंट को डिनोट कर रहा है। 2, 1 अगर ये पॉइंट है तो 1, 2 यहां कहीं पे होगा, ठीक है। आपको पॉइंट्स का लोकेशन याद होगा कि कैसे हम मार्क करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज है। कोऑर्डिनेट में जो एक्स वाई प्लेन में हम प्लॉट करते हैं वो भी क्या होता है, वो भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। जब भी आप किसी प्लेन में डिफाइन करते हो किसी पॉइंट्स के लोकेशन को हम डिफाइन करते हैं तो वो भी क्या होता है, एक ऑर्डर्ड पेयर होता है,
ठीक ना, वो भी अपने आप में क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, तो उसको हम अभी यहां पे ऐड करेंगे, तो ये सेम इसी तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, कि अगर 1,2 लिखा हुआ है और 2,1 लिखा हुआ है तो ये दोनों सेम चीज को डिनोट नहीं कर रहा है, और इस चीज को आप प्लेन में प्लॉट करके भी इजीली देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अब क्योंकि A क्रॉस B क्या है, अपने आप में एक सेट है। ठीक ना, A क्रॉस B अपने आप में क्या है, एक सेट है। तो अगर A क्रॉस B सेट है, तो अगर हमें इसके एलिमेंट्स को बताना है तो यहां पे एलिमेंट्स क्या है, 1, A जो है वो A क्रॉस B का एलिमेंट है। ठीक है, हमने बोला कि ये एक कंप्लीट टर्म बन रहा है ना, तो जो ऑर्डर्ड पेयर यहां पे फॉर्म हो रहा है वो ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B का क्या है, एलिमेंट है। ठीक ना, यहां पे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B का क्या होता है, एलिमेंट होता है। कोई भी सिंगल एलिमेंट यहां पे क्या है, कोई भी सिंगल टर्म यहां पे एलिमेंट नहीं है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पे A,1 जो है वो क्या है, A क्रॉस B का एलिमेंट है। ठीक है, 1A,1 जो है वो A क्रॉस B का एलिमेंट है। मतलब क्या हो गया, कि अगर कोई हमसे ये पूछता है कि क्या A क्रॉस B का एलिमेंट है, क्या A क्रॉस B का एलिमेंट है, क्या A क्रॉस B का एलिमेंट है, क्या बोल पाएंगे, नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि ये इसमें इंडिविजुअली A जो है वो इसका एलिमेंट नहीं है। A किसका एलिमेंट है, सेट A का एलिमेंट है। ठीक है, A जो है, A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, बट A इज नॉट एस एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B। वैसे ही 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B, 1 जो है एलिमेंट ऑफ B है। ठीक है, अगर आपको एलिमेंट शो करना है तो इस तरीके से इसको एक ऑर्डर्ड पेयर में फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम पूरा ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्लियर है, तो ये चीजें आपको अब समझ में आ रही होगी कि ऑर्डर्ड पेयर कैसे क्या होता है। ठीक है, अब अगर हमें कोई किसी क्वेश्चन में ये बोल दे कि उसने मुझसे 2 ऑर्डर्ड पेयर कहीं से लाके दे दिया। ठीक है, उसने क्या किया कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास लाके उसने दे दिया कि ये 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं। ठीक है, जैसे, तो इसको एक पॉइंट बना के लिख लो, इफ 2 ऑर्डर्ड पेयर A, B and C, D is equal। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हैं। ठीक है, हाँ फिर से कर रहा हूं मैं, देखो, तो जो एलिमेंट की बात हम बोल रहे थे, यहां पे इस सेट में A,1 एलिमेंट है। कोई इंडिविजुअली A या 1 A क्रॉस B का एलिमेंट नहीं है। A और 1 अलग अलग सेट A और सेट B के एलिमेंट है, लेकिन अगर आपको कंबाइन करना है तो A,1 को एक ऑर्डर्ड पेयर में इस तरीके से लिखना होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर को हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक ना, तो स्मॉल ब्रैकेट में आप लिखो और वो एक ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट होगा। आप यहां पे ध्यान देना कि यहां पे देखो 2 सेट हैं, तो यहां पे कितने का पेयर बनेगा, 2 का पेयर बनेगा और 2 का ग्रुप बनेगा, और उसको हम इस ब्रैकेट में लिख के लिखेंगे। ठीक है, तो अगर किसी ने हमें यह बोल दिया कि हमने यहां पे ये चीज देखा कि ये दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इन दोनों को हम सेम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमसे किसी ने बोल दिया कि 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं A और B और वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो अगर कोई हमें 2 अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर दे दे और बोले कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इस पे क्या कंडीशन लगा पाएंगे कि अगर आपको 2 ऑर्डर्ड पेयर को इक्वेट करना है, ठीक है, अगर आपको 2 ऑर्डर्ड पेयर को इक्वेट करना है, अगर आपको, ठीक है, अगर आपको किसी 2 ऑर्डर्ड पेयर को इक्वेट करना है, ठीक ना, अगर हमें 2 ऑर्डर्ड पेयर को इक्वेट करना है, तो इक्वेट ये दोनों चीजें इक्वल उसी केस में हो सकता है जब दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल हो। ठीक है,
तो ये ऑर्डर्ड पेयर के अंदर के एलिमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकेंड जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा, है ना। तो अगर कोई हमसे ये बोलता है कि इफ a इक्वल टू बी, है ना, इफ a कॉमा बी इक्वल टू सी कॉमा डी, देन हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू डी। सिर्फ इसी केस में दो ऑर्डर्ड पेयर को हम इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इसी केस में हम दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल बता सकते हैं। लैग कर रहा है क्या? ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है, थोड़े टाइम बाद वो सही हो जाता है। ठीक है, मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कि अगर हम दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल होने की बात कर रहे हैं तो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, ठीक है। दो ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ एक ही केस में इक्वल हो सकता है, जब दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के इक्वल हो, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट के इक्वल हो, है ना। तो ये दोनों चीजों को हम इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो, अगर मैं यहां पे एक एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करता हूं कि जैसे मुझसे किसी ने बोल दिया x कॉमा वाई एक्स प्लस 1 कॉमा 2 इक्वल टू 3 कॉमा 2y प्लस 6, ठीक है। अगर ये चीज बोल रहा है तो ये अपने आप में क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। ब्रैकेट में कॉमा के साथ जहां कहीं भी कुछ टर्म लिखा हुआ हो, है ना, a कॉमा बी इस टाइप से कुछ भी लिखा रहे स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक ना। स्मॉल ब्रैकेट में अगर इस टाइप से कोई टर्म लिखा रहता है तो ये क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। अगर यही चीज a कॉमा बी कर्ली ब्रैकेट के साथ आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, फिर सेट बन जाएगा, ठीक है। तो हमें यहां पे ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन किया हुआ है, तो हमें a कॉमा बी लिखना है। तो अगर किसी ने ये दे दिया और बोलता है कि फाइंड x एंड y, तो हम फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, है ना। अगर कोई ये बोलता है कि फाइंड x एंड y, तो हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? कैसे फाइंड करेंगे, इंडिविजुअल एलिमेंट को आप क्या करो, इक्वेट कर दो। तो x प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, और 2y प्लस 6 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी तो सही चल रहा है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर -4 हो गया तो -2, ठीक है। एक मिनट होल्ड करो, मैं फिर से रिकनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अभी सही आ रहा है क्या, अब सही है सबका, अब बताओ अभी सही है, ओके, ठीक है। तो यहां पे हमने ऑर्डर्ड पेयर के बेसिस पे हमने x और y की वैल्यू कैलकुलेट की, ठीक ना। तो इस तरीके से हम ऑर्डर्ड पेयर को यूज करते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट कैसे शो करना है ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कोई आपसे ये पूछता है कि ये बताओ कि सेट A क्रॉस B में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। यहां पे देखो मैं फिर से लिख रहा हूं, तो हमें दो चीजें क्लियर हो गई। एक कि अगर आपको
यहां पे देखो, अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है तो हमें एलिमेंट कैसे शो करना है वो हमें समझ में आना चाहिए, और अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिया हुआ है तो हमें क्या करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, दो बातें ये हो गई। थर्ड पॉइंट कि अगर हमें सेट ए ये दिया हुआ है 1, 2, 3 और सेट बी हमने लिया ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हमने सेट लिया, अभी भी बफर का रह गया या अब सही है सबका? अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है या अभी सही है? यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लाइव देख पा रहा हूं, सब कुछ सही चल रहा है यहां पे। बाकी लोग बताओ। बाकी लोगों का सही आ रहा है क्या? ओके, ठीक है, थोड़ा बहुत बीच बीच में कभी होगा क्योंकि नेटवर्क का इशू रहता है। ठीक है, तो देखो अगर हमें सेट ए और सेट बी ये दिया हुआ है ना, और अभी अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ये बताओ कि क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम होगा, तो हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या सेम होगा या डिफरेंट होगा? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम होगा या डिफरेंट होगा? बताओ कोई, किसी को इसमें कोई डाउट है कि ये दोनों चीजें सेम होगी या डिफरेंट होगी? है ना, ये दोनों चीजें क्या होगा? इक्वल नहीं होगा, है ना, और ये दोनों चीजें डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन होगा वो पहले ए का एलिमेंट होगा फिर बी का एलिमेंट होगा, और जब हम बी क्रॉस ए डिफाइन करेंगे तो बी क्रॉस ए में क्या होगा? पहले बी का एलिमेंट आएगा फिर ए का एलिमेंट आएगा, है ना। तो यही चीजें मैंने डिस्कस की कि जब हम ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन करते हैं तो यहां पे अगर किसी ने 1, ए लिखा और किसी ने A, 1 लिखा तो ये दोनों चीजें सेम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई फोर्स करता है कि सेम करने के लिए तो फिर से हमें कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन जनरल A क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होता है? सेम नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें इक्वल किस केस में होगा? ये दोनों चीजें इक्वल किस केस में होगा? कोई बता सकता है क्या? ए क्रॉस मतलब कि दो सेट का प्रोडक्ट क्या कभी इक्वल हो सकता है? और अगर इक्वल होगा तो किस केस में होगा? इक्वल सिर्फ किस केस में हो सकता है? कि जब आपका दोनों सेट क्या हो? सेम सेट हो, है कि नहीं। तो इफ ए इक्वल टू बी, इफ ए इक्वल टू बी देन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। समझ में आ रहा है कि ये इक्वल सिर्फ उसी केस में हो सकता है, सही है ना। इक्वल सिर्फ उसी केस में हो सकता है जब दोनों सेट सेम हो जाए, तो फिर एलिमेंट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हमें कोई ये बोलता है कि मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ सेट ए में कितना है, तो एन ऑफ ए कितना लिखेंगे और एन ऑफ बी कितना लिखेंगे? एन ऑफ ए कितना होगा? दिख रहा है सबको, दोनों में 3 है, ठीक है। और अगर कोई हमसे यह बोलता है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो क्या बताओगे? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, क्या बताओगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी 9। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि हर एक पेयर कितने के साथ पेयर बनाएगा? एक एलिमेंट 3 के साथ, और 3 एलिमेंट है तो सबके साथ 3 का पेयर फॉर्म होता जाएगा, है ना। इसको अगर आप पिक्चर के थ्रू समझने का ट्राई करो तो यहां पे हमारे पास 3 एलिमेंट है 1, 2, 3, और इस तरफ हमारे पास एलिमेंट है ए, बी और सी, ठीक है। देखो पहला ए जो है वो 3 के साथ पेयर बना रहा है, फिर सेकेंड वाला भी 3 के साथ पेयर बना रहा है, और थर्ड वाला भी 3 के साथ पेयर बना रहा है ना। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहां पे कितना हो जाएगा? 9। और इन जनरल अगर हमें लिखना है तो एन ऑफ ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है।
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो अगर आपको कोई भी दो सेट दे दे, है ना, तो आपको उन दोनों सेट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को काउंट करना है और उस काउंटिंग के बेसिस पे आपको टोटल नंबर ऑफ सेट आप ए क्रॉस बी में बता सकते हो। ठीक है, अब ये बताओ कि क्या ये चीजें सेम होगी या डिफरेंट होगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं था, लेकिन एन ऑफ ए क्रॉस बी और एन ऑफ बी क्रॉस ए सेम होगा या डिफरेंट होगा। कोई बताओ मुझे यहां पे, एन ऑफ ए क्रॉस बी और एन ऑफ बी क्रॉस ए सेम होगा या डिफरेंट होगा। सेम होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि एलिमेंट्स तो डिफरेंट होंगे, वो सही बात है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम ही रहेगा, है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब क्योंकि अभी हमने ये चीज पढ़ा था कि ए क्रॉस बी क्या होता है, अपने आप में ए क्रॉस बी क्या होता है, अभी जस्ट हमने डेफिनेशन लिखा था, ए क्रॉस बी इज ऑल्सो अ सेट। याद है कि नहीं, ए क्रॉस बी क्या है, अपने आप में एक सेट भी है। ठीक है, और इस सेट के एलिमेंट जो है वो कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, है ना, हुज एलिमेंट्स आर इन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता हमसे उससे कि एलिमेंट का बस फॉर्मेट यहां पे दूसरे टाइप से दिख रहा है, लेकिन है तो ये एलिमेंट ही, है तो ये सेट ही, है कि नहीं। जैसे अगर सेट ए हमारे पास है 1, 2, 3, तो इसमें एलिमेंट शो करने का तरीका ये 1, 2, 3 था। अब अगर हमारे पास कोई दूसरा सेट हमने लिया ए क्रॉस बी जिसमें एलिमेंट इस टाइप से हैं, ठीक है, 2, बी, इस टाइप से बहुत सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, तो देखो ये भी अपने आप में क्या है, सेट ही है, ये भी अपने आप में क्या है, सेट ही है, लेकिन डिफरेंस कहां पे क्रिएट हो रहा है कि दोनों के अंदर एलिमेंट लिखने का तरीका अलग अलग है ना। तो अगर आपको ए क्रॉस बी में एलिमेंट को शो करना होगा तो इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करके आप बताओगे कि ये इसका एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन ये तो अपने आप में क्या है, सेट ही है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं मान लेता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा, कोई बता सकता है क्या। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा। इजी सा क्वेश्चन है, जस्ट अभी हमने किया है 6, है ना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो जितने ए में है जितने बी में है बस मल्टीप्लाई कर दो। हमें यहां पे ए में कौन सा एलिमेंट है कौन सा नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब कोई अगर आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी ये कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे, कोई बता सकता है। यहां पे सोचो, यही चीज मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि ये सेट है तो सेट का मैं पावर सेट ऑलरेडी बना सकता हूं, है कि नहीं, और पावर सेट में एलिमेंट हमें कैसे काउंट करना था ये चीज आपको ध्यान होगा, हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था। तो अगर हमें ए क्रॉस बी का पावर सेट में कितने एलिमेंट है वो कोई बता सकता है, कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 6, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है 6, तो पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितना होगा 2 टू द पावर 6। सबको क्लियर है, वेरी गुड। तो यानी आपको समझ में आ रहा है कि क्या है। ठीक है, तो अगर हम इन जनरल टर्म्स में बात करें तो ये डेफिनेशन, ये लिखने का तरीका सबको समझ में आ रहा है क्या। अगर किसी ने ये लिखा एन ऑफ पी ऑफ ए क्रॉस बी, एन ऑफ पी ऑफ ए क्रॉस बी, किसी को ये लिखने में, किसी को ये समझने में दिक्कत है कि इसका मतलब क्या है। और अगर मुझे ये लिखना है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 टू द पावर एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। इस वाले डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट। ठीक है, ये जनरल किसी भी हमने सेट के केस में हमने ये डिफाइन कर दिया है ना। देखो यहां पे सब कुछ सिंबल के फॉर्म में लिखा हुआ है, बस ये सिंबल आपको समझ में आना चाहिए, हर एक टर्म का मतलब आपको पता है कि कैसे क्या लिखते हैं। ठीक है, तो n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन p मतलब पावर सेट ऑफ a क्रॉस b, तो इसको हम फॉर्मूले के तरीके से इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और
ये चीज कैसे आता है, 2 की पावर में ही क्यों आता है, 3 की पावर में क्यों नहीं आता है, 4 की पावर में क्यों नहीं आता है, वो हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, तो उस पर हमें अभी नहीं जाना है। बस अभी मैंने बस ये डिफाइन कर दिया कि पावर सेट में एलिमेंट ये होता है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, 2 की पावर में होता है, ये हम लोग आगे के चैप्टर में डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पर हम लोग फिर से आएंगे। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मुझे ये बताओ कि अगर मान लो कि हमारे पास सेट ए ये है, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सेट ये हो रहा है, ठीक है, और अगर मुझसे कोई ये बोलता है कि एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, तो हम क्या बताएंगे, 3, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई मुझसे ये बोलता है कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, तो हम क्या बताएंगे, 2 टू द पावर 3। यहां तक भी किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब अगर मुझसे ये कोई पूछता है, क्वेश्चन लिखो यहां पे, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस तरीके से बात कर रहे हैं, इसमें हमें आपको नॉन एम्प्टी सेट बताना है कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, ए आपका ये है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन की तरह लिख लो, ये आपका ए है, सब कुछ हमने कैलकुलेट किया। इसी में हमने अलग एक क्वेश्चन बनाया जिसमें मैं नॉन एम्प्टी सेट बता रहा हूं, है ना। अब मुझे कोई बताओ कि इस पावर सेट ऑफ ए में नॉन एम्प्टी सेट कितना होगा। नॉन एम्प्टी सेट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब नहीं पता, एम्प्टी सेट का मतलब पता है। नॉन एम्प्टी सेट क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। नॉन एम्प्टी सेट मतलब जो कि एम्प्टी नहीं हो, है ना। किसी को आइडिया चल रहा है, दिग्बलय सही है, 7। किसी को आइडिया मिला कि कैसे 7 हुआ, 8 क्यों नहीं हुआ। ये आंसर हमारे ये 8 क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बता रहा है। उपासना सही है, 8 - 1। ठीक है, तो देखो यहां पे जब आप इसका सबसेट जब आप इसका पावर सेट बनाते हो, तो पावर सेट में एलिमेंट कौन सा होता है, एक 5 ही होता है, और इंडिविजुअल एलिमेंट मैंने काउंट करना आपको बताया था। ठीक है, और 2-2 के पेयर होंगे। ठीक है, 2-2 के कितने पेयर होंगे, 3 पेयर होगा, 1,2, 2,1 एंड 3,1, और 3-3 के एक पेयर होगा। ठीक है, तो ये देखो पावर सेट ऑफ ए में जो यहां पे 8 की वैल्यू आई है, ये 8 क्या है, ये 4 टाइप के एलिमेंट है। ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, सारे एलिमेंट जो 8 आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पे देखो मैंने 8वें एलिमेंट को मार्क डाउन किया है। लेकिन इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये क्या है, एम्प्टी सेट होता है। ये एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, और यहां पे हमसे इसने नॉन एम्प्टी सेट पूछा है, तो हर एक सेट में एक सेट हमेशा क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा। तो नॉन एम्प्टी सेट हम क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 3 - 1 और 8 - 1। ठीक है, तो आप ये आंसर कर सकते हो कि ये चीज यहां पे ये आता है। ठीक है, अगर कोई आपसे ये पूछे, इसी को हम एक्सटेंड करते हैं, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट इन, इसका बताओ आंसर क्या होगा इन जनरल टर्म में। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, नॉन एम्प्टी सेट इन पी ए क्रॉस बी। ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पे इन जनरल फॉर्मेट में, बताओ क्या होगा। ये सबको समझ में आ रहा है क्या, 2 टू द पावर n ऑफ a इंटू n ऑफ b -1, ये सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, बस मैंने उस चीज को आगे एक्सटेंड किया है, और इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। जो कुछ हमने पहले पढ़ा है, बस उसी चीज को मैंने फिर से रिपीट करके लिख दिया है। ठीक है, तो ये आप टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स काउंट कर सकते हो, नॉन एम्प्टी सेट काउंट कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से आप टर्म्स को कैलकुलेट कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसी कैलकुलेशन को करने का बेटर तरीका और जो काउंटिंग का तरीका होता है, ठीक है, काउंटिंग का तरीका हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में और डिटेल में
पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, जो सिंपल जितना हमें जरूरत है बस वो मैं यहां पे आपको काउंट करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई हमें नॉन एम्प्टी सेट पूछता है तो आपको ये ध्यान देना है कि हमें कैसे 1 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में कोई मुझसे ये पूछता, ठीक है, चलो इसी में मैं एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर देता हूं। ये जो अभी आपने 8 - 1 आंसर किया था 7, ठीक है, इसी सेट के लिए, ठीक है, उसी में एक और क्वेश्चन ऐड कर लो। अगर हमारे पास सेट ए ये होता 1, 2, 3, ठीक है, और मुझसे कोई ये पूछता फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, बताओ कितना होगा। अब आंसर करके बताओ कोई मुझे इस क्वेश्चन का। अब देखो मैंने यहां पे एक और चीज ऐड कर दिया, नॉन एम्प्टी वाला पार्ट तो हमने पहले सॉल्व किया था, यहां पे मैंने प्रॉपर सबसेट ऐड कर दिया, और प्रॉपर वाले का मैंने डेफिनेशन बताया था। दिग्विजय सही है ना, सुब्रजीत सही है। प्रॉपर सबसेट आपको याद है कि अगर हम A इज अ सबसेट ऑफ B लिखते हैं तो हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोला था, प्रॉपर सबसेट बोला था, है ना। तो अगर प्रॉपर सबसेट होगा इसका मतलब हम इक्वल टू वाला पार्ट को काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये याद है कि जस्ट अभी हमने यहां पे सेट आपको सारा 8 एलिमेंट शो करके दिखाया था, उसमें से एक एम्प्टी सेट था और एक सेट ये था जो ओरिजिनल सेट ही था। ठीक है, तो हमें उस दोनों सेट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, उपासना सही है, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, प्रिजा सही है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर नॉन एम्प्टी प्रॉपर सेट अगर फाइंड करना होगा तो 2 to the power 3 तो लिखेंगे ही, -1 नॉन एम्प्टी के लिए, -1 प्रॉपर सबसेट के लिए। ठीक है, तो यहां पे 2 - 1 क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको, मैंने यहां पे मार्क करके बता दिया। महक, जय, अब्दुल सही है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6। और अगर कोई इसी क्वेश्चन में यहां पे अगर कोई नॉन एम्प्टी ऐड कर देता तो आप इसका आंसर अब लिख पाओगे, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो यहां पे भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power n into 2 to the power b -1 और -2 डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हम उसका क्या मीनिंग है, हम उसको कैसे काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक आइडिया काउंटिंग का ये था, और भी इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सब चीजों को हम डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब समझ में आया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं। ठीक है, इसी चीज में एक रिलेशन और होता है, जैसे हमने ये बनाया था, याद होगा आपको, एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में अगर हम किसी पॉइंट को मार्क करते हैं, मान लो ये पॉइंट हमने मार्क किया A, B, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर ही है। ठीक है, लिख लो, इन एक्स वाई प्लेन पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड एज A, B इज ऑल्सो अ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये भी क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर ही है। और अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है तो क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि इसमें किस दो सेट को उसने मल्टीप्लाई किया होगा कि उसे ये इस टाइप का एलिमेंट मिला होगा। याद है अभी जस्ट हमने किया था, A क्रॉस B डिफाइन करके हमने एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म किया था, है ना, इस टाइप से हमने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म किया है। ठीक है, तो ये फॉर्म करने के लिए हमारे पास ओरिजिनली 2 सेट होना चाहिए था। अभी हमने 2 सेट एग्जांपल के थ्रू 1, 2, 3 और B को हमने ABC इस टाइप से कुछ लेके आपको शो करके दिखाया था कि A क्रॉस B कैसे निकलता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर ये A, B है तो इसके लिए 2 सेट कौन सा सेट होगा, जिसके लिए हमें ये हमारा कार्टेशियन प्लेन जो बन रहा है, ये कार्टेशियन प्लेन अपने आप में क्या है। ठीक है, आप ये अगर ब्लू लाइन देख पा रहे हो जो बोर्ड में ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, तो ये हर एक जहां जहां पे क्रॉस हो रहा है वो सब क्या है, एक पॉइंट है। ठीक है,
और इस एक्स वाई प्लेन में कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, है ना। डेसिमल में भी पॉइंट्स होता है, आपने 10th में किया होगा। तो ये जो प्लेन फॉर्म हो रहा है, ये प्लेन एक्चुअली में फॉर्म किस दो सेट से हो रहा है, ठीक है, किसी ने किसी दो सेट को मल्टीप्लाई किया होगा, तभी इस टाइप का कुछ ना कुछ ए क्रॉस बी बना होगा, है ना, और ए कॉमा बी बना होगा। तो कोई बता सकता है कि ये एक्स वाई प्लेन हमारा कैसे बना होगा, किस दो सेट को मल्टीप्लाई करने पे आपके पास ये प्लेन फॉर्म, ये प्लेन जो है क्रिएट हुआ होगा। ए और बी की वैल्यू यहां पे क्या होगी, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेट नहीं है सुब्रजीत, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेट नहीं होता है, वो क्या होता है, एलिमेंट होता है। आ रही बात समझ में, सेट क्या है, मुझे सेट समझना है, ठीक है, कि ये सेट क्या है। तो आपको याद होगा, देखो यहां पे ये एक्स में, एक्स एक्चुअली में क्या डिनोट करता है, कहां से कहां तक के नंबर को डिनोट करता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के नंबर को डिनोट करता है। और वाई एक्सिस पे भी जो नंबर डिनोट होता है वो कहां से कहां तक होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर को डिनोट होता है कि नहीं। और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के नंबर को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर, याद होगा, रियल नंबर, है ना। तो ये जो कार्टेशियन प्लेन हमारा फॉर्म होता है, ये कार्टेशियन प्लेन कैसे फॉर्म होता है, जब हम दो रियल नंबर को आपस में क्रॉस करते हैं, ठीक है, जब दो रियल नंबर को हम आपस में क्रॉस करते हैं तब हमारा क्या फॉर्म होता है, एक ऑर्डर्ड पेयर, और ये एक्स वाई प्लेन फॉर्म होता है, ठीक है। यहां पे आर क्या है, सेट है, कौन सा सेट है, रियल नंबर का सेट है, ठीक है, रियल नंबर सेट है। ये भी क्या है, रियल नंबर ही सेट है, ठीक है। तो यहां से जो आपका एलिमेंट बनता है वो कैसा बनता है, ए कॉमा बी फॉर्मेट का बनता है, यानी इस प्लेन में आप कहीं भी एक पेन को रखोगे वहां पे आपको कोई ना कोई एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा ही, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट किसका एलिमेंट होता है, इस सेट का एलिमेंट होता है। जो पहला वाला पार्ट है वो कौन सा एलिमेंट होता है, एक्स का। तो अगर मैं इसको एक्स वाई के टर्म में लिखूं तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। देखो यहां पे, तो जो हमारा पॉइंट लिखा जाता है वो किस तरीके से लिखा जाता है, एक्स कॉमा वाई फॉर्मेट का लिखा जाता है ना। तो ये जो एक्स होता है वो किस सेट को बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, और वाई भी किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर। दोनों में यहां पे हमने सेट को इक्वल ले लिया है, इसलिए दोनों रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से लिखोगे, समझोगे, तो ये एक्स एक्चुअली में किस सेट को बिलोंग कर रहा है, इस वाले रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये इस रियल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है। और ये वाई वाला जो है वो किस रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इस रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो दोनों एक्चुअली में सेम ही रियल नंबर है, लेकिन जो क्रॉस है, क्रॉस का जो ऑर्डर्ड होता है, ठीक है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर की बात बोल रहे हैं, उस ऑर्डर को दिखाने के लिए मैंने बताया कि ये एक्स जो है वो पहले वाले रियल नंबर का है, ठीक है। तो आप जो यहां पे कोई कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई मार्क करते हो, तो ये पहला वाला जो एलिमेंट होता है वो किस सेट का एलिमेंट होता है, एक्स एक्सिस का एलिमेंट होता है। और एक्स एक्सिस कंप्लीटली अपने आप में क्या है, एक रियल नंबर है ना। तो एक्स एक्सिस क्या है, एक रियल नंबर है। और वाई एक्सिस क्या है, यहां पे ये भी क्या है, रियल नंबर है। तो हमने यहां पे क्या किया, दो सेट को परपेंडिकुलरली अरेंज किया है। देखो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो हमने एक रियल नंबर का सेट इस डायरेक्शन में लिया हॉरिजॉन्टल में, एक रियल नंबर का सेट हमने वर्टिकल डायरेक्शन में लिया, और दोनों का जब हमने क्रॉस किया तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन क्या होता है, फॉर्म होता है ना। तो एक्स वाई प्लेन भी क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर में होता है। और अगर मैं इसी चीज को एक्सटेंड करूं और मैं 3 रियल नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्या ये 3 रियल नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पॉसिबल है, कर सकते हैं, यही अभी भी सेट बनेगा। लेकिन अब जो ये सेट बनेगा वो कैसा जैसे यहां पे एक्स वाई प्लेन बन रहा था, अब ये 3 का प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 3D स्पेस में चला जाएगा, है कि नहीं। एक्स दो जो क्रॉस कर रहे थे उससे हमारे पास एक प्लेन बन रहा था, ठीक है। तो जितने आप क्रॉस करते जाओगे हमेशा हम उसको कोऑर्डिनेट के टर्म्स में हम उसको परपेंडिकुलरली अरेंज करते हैं, ठीक है। तो जब आप 3 क्रॉस करते हो तो हमारे पास सेट कैसा बन जाता है, एक 3D स्पेस बनता है, ठीक है। और 3D स्पेस किस टाइप का दिखाई देगा, इस टाइप का, ठीक है। और हम लोग जो बैठे हुए हैं,
हम लोग किस स्पेस में बैठे हुए हैं, 3D स्पेस में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे जैसे आप अपने रूम का कॉर्नर देख पा रहे होगे, है ना, रूम के कॉर्नर में देखो इस टाइप से वॉल जा रहा होगा, दो फ्लोर का होगा और एक वॉल, वर्टिकल वॉल जो ऊपर छत की तरफ जा रही होगी, है ना। तो इस टाइप से हमारा यहां पे ओरिजिन होता है ना। और क्योंकि यहां पे हम 3 क्रॉस किए हैं तो हमें यहां पे कितने का पेयर लेना पड़ेगा, A, B, C लेना पड़ेगा। ठीक है, जितना क्रॉस होगा उतना आपको एलिमेंट यहां पे ऐड करना पड़ेगा। और A किसको बिलोंग करेगा, R को, B किसको बिलोंग करेगा, R को, C किसको बिलोंग करेगा, R को, और ये पहला वाला A किसको बिलोंग कर रहा है, पहले वाले को, सेकेंड वाला सेकेंड को, थर्ड वाला थर्ड को। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म होता है, ये क्या फॉर्म होता है, 3D स्पेस फॉर्म होता है ना। और ये क्या फॉर्म होता है, XY प्लेन फॉर्म होता है। ठीक है, तो प्लेन और 3D के बारे में हम लोग डिटेल में ऑलरेडी हमारे पास एक चैप्टर ही है। ठीक है, तो उस चैप्टर में हम इसको और डिटेल में अच्छे तरीके से करेंगे। अभी बस आपको ये आइडिया देने के लिए था कि हमेशा जब आप क्रॉस करोगे और जितना क्रॉस आप करते जाओगे उतने का आपको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करना जाएगा। ठीक है, उतने का आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करते जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहां पे कैसे हम क्रॉस कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से हम सेट्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, 2.1 में आपके पास 6-7 क्वेश्चन है, आप ट्राई करना। ठीक है, 8-10 क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, आप ट्राई करना। ठीक है, कंप्लीट करना है। और शीट में मैं कुछ क्वेश्चन कम कर देता हूं ताकि आप ये वाला पार्ट कंप्लीट कर सको। ठीक है, तो शीट में हमारे पास 23 तक हो चुका था। ठीक है, 23 तक हो चुका था। 3 क्वेश्चन और कर लेना, जिसके पास टाइम हो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 25 तक इसको डिस्कशन करेंगे शीट में। ठीक है, 23 तक ऑलरेडी हो चुका है, 2 क्वेश्चन और है, तो अप टू 25 तक आप शीट के क्वेश्चन करना और एक्सरसाइज 2.1 आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर इसको एगो आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो बाय।